इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहली खबर आजम सवाती साहब के हवाले से मैं आपको दूंगा। आजम सवाती साहब का केस चल रहा था हाई कोर्ट बलूचिस्तान में। उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए। बलूचिस्तान में 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनकी जमानत करवाई थी और इस पे अभी एक ट्वीट कासम सूरी साहब का मौजूद है। सेनेटर आजम सवाती पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 5 FIRs खत्म करवाई, 2 और निकाल ली उन्होंने। इन्हें भी खत्म करवाने की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे कि सिंध से पुलिस अपने खसूसी तैयारे में नामालूम मकाम पर अगवा करके ले गई है। क्या मजाक बनाया हुआ है आइन और कानून का। फिर कहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, ये कहा जनाब कासम सूरी साहब ने। अब इसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस वक्त इंसानी हुकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट आजम सवाती पर मुकदमे खारिज करने का हुक्म देती है। वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है। आजम सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए, इनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डालती है। यानी देखें, मुकदमात सारे एक ही नौयत के हैं, एक ही वकूआ है और एक ही ट्वीट है या एक ही बयान है, उसके ऊपर उठाकर बहुत सारे मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं आजम सवाती साहब के खिलाफ। और वो जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें अगर एक मुकदमा फारिग हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सारे फारिग हो जाते हैं और एक वकूए के ज्यादा मुकदमात हो भी नहीं सकते। अब वहां बलूचिस्तान में 5 फारिग किए, 2 के ऊपर कार्रवाई चल रही थी कासिम सूरी के बकौल, और एक खसूसी तैयारा आया और वो उठाकर उनको ले गया। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे खारिज करने का हुक्म दिया, वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचा। यानी ये इतना बड़ा मामला है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्जिमान को एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करने के लिए तैयारे बुलवाए जा रहे हों या सूबों में शिफ्ट करने के लिए तैयारे मंगवाए जा रहे हों और वो खसूसी तैयारे हों। पहले इस्लामाबाद से पहुंचाया गया कोयटा में, अब खसूसी तैयारे के ऊपर लाड़काना पहुंचाया गया और ये वजीर आला सिंध का तैयारा है। ये बड़ी अजीब चीज हो रही है पाकिस्तान में। वरना नॉर्मली ये होता है कि पुलिस वेट करती है कि कौन सी गाड़ी आ रही है वहां से या कौन सा तैयारा आ रहा है वहां से, वो उस फ्लाइट के अंदर टिकट लेते हैं और बंदे को बिठाकर ले जाते हैं। मैक्सिमम इतना ही होता है। कराची से बंदा लाना है तो फ्लाइट के अंदर डाला और डाल के इस्लामाबाद ले गए, इतना ही होता है। लेकिन खसूसी तैयारों का इस्तेमाल ये खसूसी तौर पर किया जाता है। बाकी आप समझदार हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है, आजम सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए हैं और उनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डाल देती है। पीपल्स पार्टी के वजीर आला के जहाज पर आजम सवाती को लाड़काना पहुंचाया जाता है, जहां कंबर पुलिस इदारों पर तनकीद का जाली केस बनाती है और उन्हें लाड़काना से कंबर पहुंचा दिया जाता है। लाड़काना से कंबर शहजाद कोट का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। यह है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सेनेटर के इंसानी हुकूक। बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है आजम सवाती का और यह जुल्म रुक नहीं रहा। और यह जुल्म उस वक्त हो रहा है जब वजीर आजम का बेटा सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ रहा है। यह वो आदमी है कि जब भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया या हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया तो उन दोनों ने हर इदारे को यही कहा कि जनाब हमें कुछ पता नहीं है, जो फ्रॉड किया, जो 2 नंबरी की, वो सलमान शहबाज ने किया, उससे पूछें। उन्हें कहते थे सलमान शहबाज को बुलाओ, तो सलमान शहबाज कभी आया ही नहीं, वो कभी पेश ही नहीं हुआ। और सलमान शहबाज पाकिस्तान से कैसे निकला ये पता है आपको? ये अमीर अब्बास साहब ने एक स्टोरी दी है और वो बड़े वसूख के साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से। और स्टोरी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक डिनर था, उस डिनर में यानी रात के खाने के ऊपर सब लोग इकट्ठे हुए, वहां जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सलमान शहबाज के हाथ में वापसी पर एक टिकट थमाया और उनको कहा कि ये एयर टिकट है, आप पाकिस्तान से फौरन रवाना हो जाएं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुलजिम को पाकिस्तान से भगाया। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये कह रही है कि उस वक्त का आर्मी चीफ एक खाने के बाद एक मुलजिम को जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको एक टिकट देता है कि आप ये टिकट लीजिए और पाकिस्तान से आप बाहर चले जाइए। फिर उसके बाद 4 साल तक इस शख्स ने पाकिस्तान वापस आने का किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया, सोचा भी नहीं।
बल्कि ये शख्स अब पाकिस्तान तब आ रहा है जब इसके लिए मुकम्मल डील तैयार कर दी गई है, और वो डील ये है कि इसको अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, फिर जो नैब के कवानीन तब्दील किए गए वहां से भी रिलीफ मिलेगा, FIA पूरी तरह से राणा सनाउल्लाह साहब के और शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है तो वहां से भी रिलीफ मिलेगा, तो वो शख्स वापस आ रहा है। लेकिन ये बड़ा संगीन एलिगेशन है जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर लगा है, और अगर ये चीजें ऐसे हुई हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को परवाह ही नहीं थी कि करप्शन के केसेस में जिन लोगों को सजा होनी चाहिए, जिनसे लूट का पैसा बरामद होना चाहिए, वो उनसे बरामद हो, बल्कि वो चाहते थे कि इन लोगों को पाकिस्तान से भगा दें और इनको कानून का सामना ना करना पड़े। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर ये सच है, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए जनरल कमर जावेद बाजवा को, या कोई और भी अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है कि आर्मी चीफ से एक ऐसी चीज मंसूब की गई है। ये बड़ी हौलनाक चीज है। अब आ जाए इस पे कि आगे क्या होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने और दीगर लोगों ने नवाज शरीफ साहब के सामने यह प्रपोजल रखी थी कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश की जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, जिसका रास्ता निकल रहा है। तो फिर इमरान खान साहब असेंबलियां तहरील नहीं कर पाएंगे और फिर उनको इस्तीफे देने पड़ेंगे और उसको मैनेज किया जा सकता है। लिहाजा ये इस ऑप्शन पे गौर किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने इस ऑप्शन पे इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि देखिए पंजाब में इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने लड़ना है, उसकी अब PMLN तैयारी भी कर रही है। उन्होंने फहरिस्तें मंगाई हैं, वो उनको देख रहे हैं, उम्मीदवारों को आहिस्ता आहिस्ता फाइनल कर रहे हैं। तो पंजाब में क्योंकि नून लीग ने इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने तो लड़ना नहीं है, तो इसलिए पंजाब में परवेज इलाही को अगर वो अपने साथ वजीर आला रखते हैं तो 2-4 महीने तो वो बचा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो इसका उल्टा उनको नुकसान होगा और इमरान खान साहब को इसका फायदा पहुंचेगा। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने इसको दानिशमंदाना फैसला करार नहीं दिया, और वो यही जिद कर रहे हैं कि जितना लंबा हो सके इस प्रोसेस को किया जाए, और परवेज इलाही को जो वजीर आला पंजाब बनाने की इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक तजवीज आई है, वो नवाज शरीफ साहब ने फिलहाल, मैं फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तक के लिए मुस्तरद कर दी है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात बिल्कुल बदल गए हैं। इमरान खान साहब पे यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान से बातचीत की और उसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं। लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने जलसे में सरेआम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए हैं। इमरान खान साहब ने आज तक अमेरिका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। फजलुर रहमान साहब हमेशा उनको यहूद व नसारा करार देते रहे हैं, और अब उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे अपने जलसे के अंदर लगवाए हैं। इमरान खान साहब हमेशा एक ही बात करते रहे हैं कि हम अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ताल्लुकात को शानदार रखना चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं करना चाहते, हम ताल्लुकात के अंदर अपने मफाद पे समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन फजलुर रहमान साहब अब नारे लगवा रहे हैं अमेरिका मुर्दाबाद के, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इदारों के ऊपर भी इल्जामात लगाने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब चाहें अपनी हुकूमत बनाएं, धांधली करें और न्यूट्रल बन जाएं जब चाहें, यानी जब चाहें आप, ये एक्चुअली वो फौज को कह रहे हैं कि जब चाहें आप अपनी हुकूमत बना लें और धांधली करवा दें, और जब चाहें आप न्यूट्रल बन जाएं, ये फौज का इख्तियार है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सवाल उठाया है। फौज के गैर जानिबदार रहने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि जब इससे पहले आप जानिबदार थे तो क्या यह आपका इख्तियार था कि जब चाहें मार्शल लॉ लगाएं, अपनी हुकूमत बनाएं और धांधली करें, और जब चाहें न्यूट्रल बन जाएं? अब फजलुर रहमान साहब ने यह बात क्यों की है, इस पे जरा आप गौर कीजिए। फजलुर रहमान साहब ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अब उनको इस बात का खदशा है कि इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, और अगर इमरान खान साहब जीत गए तो उसका इल्जाम किस पर डालना है? दो ही चीजों पर डाल सकते हैं ना, या तो ये इल्जाम डाल देंगे अवाम के ऊपर कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, कितनी गंदी अवाम है, या तो ये कह सकते हैं फजलुर रहमान, ये वो कह नहीं सकते। तो या ये इल्जाम लगाएंगे इदारों के ऊपर कि फौज ने धांधली करवा दी, इदारों ने धांधली करवा दी, इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवा दी। तो फजलुर रहमान साहब पहले से वो ग्राउंड बना रहे हैं कि इन केस अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ऐसी सूरत हाल में धांधली जो है वो उसका इल्जाम इदारों के ऊपर लगाया जाएगा, उसकी अब ग्राउंड बनाई जा रही है। साथ ही साथ फजलुर रहमान साहब अब आलमी इदारों के बारे में भी बोलना शुरू हो गए, जो इससे पहले ये कहते थे कि इमरान खान ने हमारे ताल्लुकात खराब किए हैं। अब PDM के सरबराह कह रहे हैं कि आलमी इदारे हमें इक्तसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। आइन और कानून की रोशनी में अदालतें इंसाफ के फैसले करती हैं,
بلوچستان ہائی کورٹ بار سے وہ یہ خطاب کر رہے تھے، لیکن یہاں ایک اور تصویر آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو ایک پروگرام کیا ہے بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے، JUIF نے، اس کے اندر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زمین کے اوپر یہ خیمے رکھے ہوئے ہیں، یعنی زمین پہ قالین بچھانے کی بجائے جو خیمے عالمی اداروں نے، یعنی UNHCR یا UNHCR والوں نے یا اقوام متحدہ نے جو خیمے پرووائڈ کیے تھے سیلاب متاثرین کے لیے، ان خیموں کو بجائے سیلاب متاثرین کو دیتے، وہ سردیوں میں ٹھٹرتے رہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہے، وہ بارشوں کے اندر خوار ہوتے رہے، اور یہ خیمے سنبھال کر رکھے گئے تھے کس وقت کے لیے؟ اب یہ خیمے اقوام متحدہ کے خیمے، ان کو کارپیٹ کی جگہ بچھا کر گراؤنڈ کے اندر اوپر کرسیاں رکھ کے تو فضل الرحمان صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے JUIF کی۔ یہ ہے ان لوگوں کا دل، اور یہ ہے ان لوگوں کے اندر انسانیت کہ ان خیموں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگ پناہ لے سکتے تھے۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو سندھ کے وڈیرے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں یا ان کی حکومت ہے، انہوں نے خیمے عوام کو نہیں دیے۔ جہاں ہمیں نظر آتے تھے خیمے، جہاں پہ بھی ہم نے ٹریول کیا اب تک بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہمیں زیادہ تر خیمے پرائیویٹ NGOs کے نظر آئے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کے نظر آئے ہیں۔ ایک NGO نے اتنا خیمہ دیا، اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کو امداد ملی ہے خیموں کی صورت میں، وہ اپنے ڈیروں کے اوپر، اپنے قبضے کے اندر، اپنی حویلیوں کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب نکال کر اس کا پہلا استعمال ہمیں نظر آیا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی سطح پر ملنے والی امداد کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ امداد تو کبھی عام لوگوں تک پہنچائی ہی نہیں گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، وزیر خزانہ اس معاملے کو چھپا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا انہوں نے سیریس ایشو اٹھایا ہے، لیکن دوسری جانب جو آج کا سب سے مذائقہ خیز اور سب سے انٹرسٹنگ جملہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے وہ جملہ کہا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہباز شریف صاحب نے وہ بات کی ہے جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم پاکستانی کرپشن کی جنگ میں سرخرو ہوں گے۔ واہ 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 واہ! شہباز شریف صاحب کا وہ بیٹا جس نے سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی ہے، وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ کرپشن کے الزامات ان کے اوپر عالمی سطح پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ابھی تک جواب نہیں دیے۔ وہاں اخبار کے ساتھ سیٹلمنٹ کر دی کہ جناب ہمارے کرپشن کے معاملات کے اوپر ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کیس کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتے، اپنا کیس ہی واپس لے لیا، وہاں پہ مکمکا کر دیا عدالت کے باہر، اور کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی کرپشن سے جنگ میں سرخرو ہوں گے۔ ٹیٹیوں کے کیس ان کے ہیں، ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے، ان کے کلرکوں کے اکاؤنٹ میں پیسے، ان کے ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے، اور یہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اس میں سرخرو ہوں گے۔ حیران کر دیتے ہیں ویسے شہباز شریف صاحب، کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بات کر دی ہے۔ اب آ جائیں ان کا جو کیس برطانیہ والا تھا نا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات بتائی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیوڈ روز سے میرے سورس کی بات ہوئی ہے، وہ ہنس رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ لوگ چھلانگے مار رہے ہیں۔ تو پاکستان کی میڈیا نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیے، بھکاری دانشور جو ہے انہوں نے چھلانگے مار مار کے جو ہے اپنے پاؤں زخمی کر لیے، اور اتنی چھلانگے ماری کہ بندر بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ کتنی چھلانگے ماریں گے، اور وہ حالت کر دی کہ ان کے ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیے کہ جناب شہباز شریف سرخرو ہو گیا، شہباز شریف جو ہے وہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گیا۔ تو انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گیا جی کینسل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی ہے۔ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور علی عمران کی طرف سے ڈیلی میل پر ہتک عزت کے مقدمے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا تک پہنچنے والی خبر میں کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ ڈیلی میل کی طرف سے جاری کردہ معافی نامہ صرف ایک نقطے پر محیط ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، ایک نقطے پر محیط ہے کہ نیب نے شہباز شریف پر ڈیفڈ، یہ ایک ادارہ ہے جو امداد وغیرہ پہنچاتا ہے، ڈیفڈ کی امداد کی بڑی رقم چوری کرنے کا الزام اس وقت نہیں لگایا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ یعنی یہ ایک غلطی ہو گئی تھی کہ نیب نے الزام اس وقت لگایا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، نہیں، یہ الزام تب لگا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے۔ اخبار نے دیگر الزامات کے لیے معذرت نہیں کی ہے، ڈیوڈ روز کہہ رہا ہے، جیسے کہ مبینہ منی لانڈرنگ کے متعلق معذرت نہیں کی گئی۔ شہباز شریف اور علی عمران نے دفاع میں ابھی تک اپنے جوابات نہیں دیے جو انگریزی قانون کے یا انگلش قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں، لہذا وہ دفاع ابھی تک کھڑے ہیں۔ یعنی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کی منی لانڈرنگ کے، ان کی 2 نمبریوں کے، وہ بدستور موجود ہیں
اور یہ ایک عوامی دستاویز ہے اور اس کے جواب علی عمران نے یا شہباز شریف نے ابھی تک جمع نہیں کروائے. اخبار نے شہباز شریف یا علی عمران کو کوئی ہرجانہ نہیں دیا یا کوئی اخراجات اپنے ذمہ نہیں لیے، لہذا یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں مکمکا کہتے ہیں. یہ مکمکا ہو چکا ہے اور اس میں کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر تو کوئی کہتا ہے سرخرو ہے نا تو اسے کہے عدالتی کاغذ لے کر آ جاؤ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شہباز شریف بے گناہ ثابت ہو گیا ہے تو اسے کہیں کہ پھر اس سے جرمانہ وصول کرے اخبار سے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، بیانیاں بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.